सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक एंडो के टॉपिक डिजीजेज ऑफ पल्प के बारे में। तो डिजीज ऑफ पल्प एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एंडो में मतलब 15 मार्कर में भी कभी क्वेश्चन आया था, लेकिन मोस्टली जो इससे क्वेश्चन आते हैं वो 5 मार्कर यानी कि शॉर्ट नोट्स में आते हैं। ठीक है। तो डिजीज ऑफ पल्प जो है उसमें पहले तो इस लेक्चर में हम बेसिक जो ऊपर ऊपर का जो मतलब आगे आगे का पार्ट दे रखा है ग्रॉसमैन में वही डिस्कस करेंगे, जैसे कि फिजिकल इंजरीज और थर्मल इंजरीज, बैक्टीरियल और केमिकल, ये सब इंजरीज के बारे में हम बात करेंगे। ये ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी चैप्टर को बिल्ड करने के काम आता है। ठीक है, हमें एक तरह से फ्लो मिल जाएगा चैप्टर के लिए। तो ये लेक्चर आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं है एग्जाम का, जल्दी प्रिपेयर करें तो टॉपिक वाइज आप लेक्चर देख लो। जैसे इरिवर्सिबल पल्पाइटिस सर्च कर लिया, रिवर्सिबल पल्पाइटिस मेनली 5 मार्कर या शॉर्ट नोट्स में वही क्वेश्चन आते हैं, तो आप टॉपिक वाइज सर्च करके वो देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है अच्छे से देखने का, तो आप यहाँ से पूरा अच्छे से चैप्टर को बिल्ड करते हुए देखो, तो आपका अच्छे से फ्लो बनेगा। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिजीज ऑफ पल्प से। तो सबसे पहले पल्प होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रॉसमैन ने थोड़ा सा इनिशियली दिया हुआ है। तो पल्प क्या होता है? पल्प एक फॉर्मेटिव ऑर्गन होता है। फॉर्मेटिव ऑर्गन। और ये क्या करता है? प्राइमरी डंठिन का फॉर्मेशन करता है। अब प्राइमरी डंठिन कब तक बनता है? जब तक टूथ जो है वो इरप्ट होता है। फिर सेकेंडरी डंठिन आफ्टर आफ्टर इरप्शन क्या होगा? सेकेंडरी डंठिन का फॉर्मेशन करेगा। और फिर एक टर्शियरी डंठिन या रिपीटेटिव डंठिन भी बनता है। अगर कोई मान लो ट्रोमा वगैरह हो रहा है तो उसमें टर्शियरी डंठिन बनेगा। ठीक है। अब मान लो जब तक ओडोंटोब्लास्ट एक तरह जिंदा रहते हैं, मतलब एक तरह से ओडोंटोब्लास्ट जब तक प्रेजेंट होंगे तब तक डंठिन बनेगा। अब क्या होता है? पल्प जो होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है और रिएक्टिव भी होता है। ठीक है। तो पल्प में क्या होता है? पल्प में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे इसकी रिएक्टिविटी एक तरह से डिपेंड करती है। एक तो सेलुलर एक्टिविटी, एक न्यूट्रिशन, एक एज और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। तो इन सब चीज़ों पे पल्प की एक तरह से रिएक्टिविटी या रेजिस्टेंस टू इंजरी जो है वो डिपेंड करती है। अगर मान लो सेलुलर एक्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा पल्प इंजरी के लिए। अगर मान लो थोड़ी सी इंजरी होती भी है तो सेलुलर एक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो पल्प अच्छे से एक तरह से वापस से हील हो जाएगा। ठीक है। न्यूट्रिशन अगर अच्छा है तो भी अच्छे से हील हो जाएगा। एज अगर ज़्यादा है तो पल्प की हीलिंग कैपेसिटी कम होगी, तो रेजिस्टेंस टू इंजरी मतलब कम हो जाएगी एक तरह से। तो ये सब कुछ फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस टू इंजरी ऑफ पल्प। ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ पल्प डिजीज के बारे में। तो जो डायग्नोसिस ऑफ पल्प डिजीज़ है यही है हमारी फाउंडेशन ऑफ एंडोडोंटिक्स। यानी कि हम जो पल्पल डिजीज़ को डायग्नोस कर रहे हैं कौन सा पल्पल डिजीज़ हो सकता है, वही हमारा फाउंडेशन होता है एंडोडोंटिक्स का। ठीक है। लेकिन एक इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि क्लिनिकल सिम्टम्स और एक्चुअल हिस्टोलॉजी जो है मान लो पल्प की, उसमें बहुत पुअर कोरिलेशन होता है। यानी कि क्लिनिकल सिम्टम हो सकता है हमें किसी और डिजीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो, लेकिन अगर हम उसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे तो हो सकता है उससे हमें लगेगा कि कोई और डिजीज़ है। तो उनका कोई कोरिलेशन अच्छा नहीं होता। ठीक है। या फिर हम क्या होता है कि पेन और एक्स-रे से भी हम एक्चुअल पल्प कंडीशन का एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है। तो एक तरह से हमें क्या होगा, काफ़ी सारी चीज़ों को एक तरह से देखते हुए फिर हमें डायग्नोसिस अपना बनाना है। तो इसलिए एक एंडोडोंटिस्ट को क्या होता है, एक पल्प डिजीज़ के कॉजेज़ समझने होते हैं। ठीक है? हिस्ट्री और सिम्पटम्स को एनालाइज़ करना होता है। जो पेशेंट अपने सिम्पटम बताएगा, एक तरह से जो केस हिस्ट्री वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि अच्छे से केस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। तो हमें अच्छे से एंडोडोंटिस्ट को क्या होगा, एनालाइज़ करनी पड़ेगी हिस्ट्री को और उसके हिसाब से डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या होगा, हमें प्रैक्टिकल टेस्ट भी करने होंगे, जो पल्प वाइटैलिटी टेस्ट जो होते हैं, जैसे थर्मल टेस्ट, ईपीटी, ये सब जो टेस्ट हैं, ये सब करने पड़ेंगे। ठीक है? तो पल्प की जो एनाटॉमिकल और फंक्शनल इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर पल्प को बचाया जा सकता है, तो हमें उसको ज़रूर बचाना ही चाहिए। ठीक है? अब क्या होता है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉजेज़ ऑफ पल्प डिसीज़ के बारे में। तो ये आप मेनली पीसीबी से याद रख सकते हो। पी से क्या है? फिज़िकल कॉजेज़। फिज़िकल कॉजेज़ मैकेनिकल हो सकते हैं, थर्मल हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल। फिर उसके बाद केमिकल कॉजेज़, इसमें एसिड्स या इरोजन। और उसके बाद बैक्टीरियल, इसमें क्या होगा, टॉक्सिन्स फ्रॉम बैक्टीरिया, ट्रॉमा
मान लो ट्रॉमा होता है तो उससे बैक्टीरियल कैसे होगा, मान लो ट्रॉमा हो गया तो पल्प एक्सपोज़ हो गया। अब पल्प एक्सपोज़ हो गया तो उसमें आसानी से बैक्टीरिया इन्वेड कर सकता है, तो वो भी बैक्टीरियल हो गया। और दूसरा हो गया एनाकोरेसिस। एनाकोरेसिस क्या, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम जो है उससे पल्प में बैक्टीरिया एक तरह से इन्वेड कर गया, नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम से। तो आज में मतलब इसमें हम तीनों के बारे में बात करेंगे, फिज़िकल, केमिकल और बैक्टीरियल आज के लेक्चर में। और वही मैंने बताया आपको, कि ये मेनली ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी चैप्टर बिल्ड करने के लिए हो सकता है कभी-कभार वाइवा में पूछ लें। ठीक है? तो सबसे पहले फिज़िकल में बात करते हैं और फिज़िकल में भी हम सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल के बारे में। अब मैकेनिकल डैमेज कैसे हो सकता है पल्प को? तो ये हो सकता है ट्रॉमा या पैथोलॉजिक वियर के थ्रू। ट्रॉमा या पैथोलॉजिक वियर। इसको डिटेल में बात करते हैं। पहले ट्रॉमा को देख लेते हैं। ट्रॉमा क्या होता है? जैसे मान लो फिज़िकल इंजरीज़ हो रही हैं। फिजिकल इंजरीज़ अब किस-किस केस में हो सकती है? मान लो कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, जैसे बॉक्सिंग, एमएमए ये सब जो स्पोर्ट्स होते हैं, इस सब में फिजिकल इंजरीज़ होने के बहुत चांसेज़ हैं। या कोई भी मतलब स्पोर्ट्स इवन क्रिकेट वगैरह में बॉल लग जाती है, तो एक तरह से ट्रॉमा होने के काफ़ी चांसेज़ हैं। तो एक तो स्पोर्ट्स हो गया कोर्स, ठीक है? इसके अलावा एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या वैसे ही कोई मान लो सीढ़ियों से गिर गया, ये सब चीज़ें, हाउस होल्ड एक्सीडेंट वगैरह, इस सब से भी हो सकता है, ठीक है? और फिर किड्स में सबसे कॉमन है, ठीक है? किड्स वही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, ज़्यादा खेलते-कूदते हैं, तो उनको लगने के चांसेज़ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। ठीक है? इसके अलावा एक हमें हैबिचुअल भी देखने को मिलता है, जैसे कि कई लोगों की आदत होती है बॉबी पिन्स को नेल्स से बॉबी पिन्स को टिच से ओपन करने की। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉबी पिन मान लो बार-बार कोई दाँतों से ओपन कर रहा है, तो उसकी वजह से जो बॉबी पिन है वो बार-बार प्रेशर लगाएँगे, उसकी वजह से ट्रॉमा हो सकता है टूथ में। और टूथ में अगर ज़्यादा ट्रॉमा हो गया तो एक तरह से वो पल्प तक भी पहुँच सकता है। फिर एक नेल बाइटिंग से भी डैमेज हो सकता है। ठीक है? तो ये हो गया एक तरह से ट्रॉमा। तो मैकेनिकल में ट्रॉमा में हमने ये सब देख लिया, फिजिकल इंजरीज़ मेनली। अब देख लेते हैं पैथोलॉजिक वियर के बारे में। पैथोलॉजिक वियर क्या-क्या होता है? एट्रीज़न जैसे मान लो टीथ ग्राइंडिंग की वजह से ज़्यादा एक्सेसिव ग्राइंडिंग हो रही है तो उसकी वजह से हो गया। फिर अब्रेज़न, मान लो कोई हार्ड ब्रश यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है तो उसमें अब्रेज़न हमें देखने को मिलता है। या ब्रक्सिज़म, ब्रक्सिज़म जनरली जैसे नाइट टाइम ग्राइंडिंग हमें देखने को मिलती है कुछ पेशेंट्स में, तो उसकी वजह से भी टूथ डैमेज हो सकता है, एक तरह से पल्प उसके बाद डैमेज हो सकता है। और एब्फ्रैक्शन, ठीक है? ये होगा ड्यू टू फ्लेक्सुरल फोर्सेस। देखिए एक तरह से टीथ जब ओक्लूजन में आएगा तो अपोजिंग टीथ एक तरह से प्रेशर लगाएगा उसके ऊपर। उसकी वजह से क्या होता है कि मान लो ये मैक्सिला का दाँत है और ये मैंडिबल का दाँत है, ये दोनों जब ओक्लूजन में आएँगे तो आपस में एक-दूसरे के ऊपर फ़ोर्स लगाएँगे, तो एक्सेसिव फ़ोर्स हो गया तो इसकी वजह से एब्फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है? ओक्लूज़ल फ़ोर्सेस जो होते हैं उसकी वजह से। तो अगर मान लो सेकेंडरी डेंटिन टाइम पर नहीं बनता, मैंने आपको क्या बताया सेकेंडरी डेंटिन बनता होता है आफ्टर इरप्शन। अब अगर मान लो सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन स्लो है, सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन इज़ स्लो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि पल्प जो होगा वो एक्सपोज़ हो जाएगा कि मान लो ये टूथ है हमारा, ठीक है? यहाँ पे इधर अंदर पल्प है, यहाँ पे डेंटिन है सारा और ये हमारी लेयर हो गई इनेमल की। अब ये इनेमल हट गया, डेंटिन हट गया। अब डेंटिन जो है, जो हट गया, उसकी जगह क्या होगा सेकेंडरी डेंटिन बनेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी डेंटिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बन रहा, ठीक है? और जो ऊपर से ट्रॉमा आ रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या होगा सेकेंडरी डेंटिन फॉर्म नहीं होगा, तो पल्प एक तरह से एक्सपोज़ हो जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से जैसे हो सकता है मैकेनिकल केसेज़, ठीक है? फिर एक iatrogenic इंजरीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं। iatrogenic इंजरीज़ में क्या होगा, मान लो हम केरीज़ को एक्सकैवेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पल्पल एक्सपोज़र हो सकता है ड्यूरिंग केरीज़ एक्सकैवेशन। अगर हम ज़्यादा डीप चले गए तो पल्पल एक्सपोज़र हो सकता है। फिर अगर हम रैपिड ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट करवा रहे हैं, तो उसमें भी हो सकता है। और फिर टूथ सेपरेशन विद मैकेनिकल सेपरेटर, यानी कि हम कोई मैकेनिकल सेपरेटर यूज़ कर रहे हैं, वो मान लो ज़्यादा फ़ोर्स लगा देगा सेपरेटर, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और या फिर पिन्स का यूज़ कर रहे हैं हम फॉर अमेल्गम रेस्टोरेशन। तो ये क्या मेनली iatrogenic कॉजेज़ है, यानी कि डेंटिस्ट की गलती की वजह से एक तरह से मान लो हो सकते हैं और इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके बाद एक जो हमें देखना है, वो देखना है क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर के बारे में। क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर, अब इसको क्रैक टूथ सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्रैक टूथ सिंड्रोम।
तो इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्राउन ओरिजिनेटिंग फैक्टर कहा जाता है इसको, और क्रैक्टो सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना, टूथ के अंदर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो क्या होगा, इसका कोई विजिबल कॉज़ नहीं होता है, तो हमें पता नहीं लगता कि क्यों हो रहा है ये। विजिबल कॉज़ एब्सेंट, और काफ़ी पेनफुल होता है। ज़्यादा डिटेल इस चैप्टर में नहीं है, हम जो एंडोडोंटिक इमरजेंसीज़ देखेंगे उस चैप्टर में इसकी काफ़ी डिटेल दी हुई है। क्रैक्टो सिंड्रोम एक शॉर्ट नोट में भी टॉपिक आ जाता है, तो वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा एंडोडोंटिक इमरजेंसीज़ में। अभी के लिए बस ये याद रख लो कि एक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हो जाता है टूथ के अंदर, जो कि इसका हमें कॉज़ एग्ज़ैक्ट पता नहीं लगता कि क्यों हो रहा है ये, ठीक है? और ये काफ़ी पेनफुल भी होता है पेशेंट के लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बैरोडोंटोलॉजिया। ये भी एक तरह से फिज़िकल इंजरी ही हो सकती है ड्यू टू प्रेशर, या इसको एरोडोंटोलॉजिया भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें मान लो जब प्रेशर चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मान लो चेंज होगा, तो उसकी वजह से पेन होने लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कॉजेज़ पेन। अब ये किस-किस केस में हो सकता है? मान लो एरोप्लेन में फ्लाई कर रहे हैं आप, एयरप्लेन में, ठीक है? उसके अलावा मान लो डिकम्प्रेशन, डिकम्प्रेशन चैम्बर टेस्ट। मतलब एक तरह से जैसे ही वैसे ही सराउंडिंग प्रेशर जो है वो चेंज होगा, फ्लक्चुएट करेगा, उसकी वजह से जो पल्प के अंदर है वो पेन होने लगता है, ठीक है? अब ये जनरली 5000 फीट से लेकर के 10,000 फीट में लगभग शुरू हो जाता है ये। यानी कि 5000 फीट से नीचे हमें नहीं देखने को मिलता, और 10,000 फीट के ऊपर तो बहुत कॉमन है ये, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि जो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस जो है हमारा, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, ठीक है? ये सिम्पटमलेस हो सकता है ग्राउंड पे, सिम्पटमलेस ऑन ग्राउंड। लेकिन अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाएँगे, तो ये पेन कर सकता है। ये क्लिनिकल नोट है जो बुक में दिया हुआ है। अब मैं एक बार इसको आपको समझा देता हूँ कि मैकेनिज़्म क्या होता है, क्यों हो रहा है ये। मान लो हम प्लेन में जा रहे हैं ऊपर, ठीक है? तो ऊपर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, तो पल्प के अंदर का जो प्रेशर है, वो एक तरह से जो क्लिनिकली मतलब कोरिलेट करोगे अगर आप प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, ठीक है? अब नॉर्मल बॉयल्स का लॉ है जो है हमारा, पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अब मान लो पल्प में प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है? पल्प में प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है? ये तो हो गया अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो। अब मान लो बाहर का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है? जैसे मान लो हम प्लेन में हैं, जो एक तरह से मान लो डिसेंड कर रहा है प्लेन, हम एक तरह से लैंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ेगा, ठीक है? प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ेगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम एक तर पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे क्या था कि हम जब ऊपर थे, ठीक है? तो ऊपर क्या होगा, प्रेशर कम था। अब जैसे-जैसे प्लेन डिसेंड करेगा, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा बाहर का। अब बाहर का प्रेशर बढ़ेगा, तो पल्प का प्रेशर क्या होगा, पल्प का प्रेशर होगा कम। अब पल्प का प्रेशर कम हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पल्प की वॉल्यूम बढ़ेगी। तो पल्प के अंदर की गैसेज़ हैं, मान लो जो ब्लड स्ट्रीम प्रेज़ेंट है पल्प के अंदर, उसके अंदर जो डिज़ॉल्व्ड गैसेज़ हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो एक तरह से पल्प को जो ब्लड वेसल्स हैं वो इन्फ्लेम होने लगेंगी। मतलब इन्फ्लेम नहीं कह सकते, एक तरह से उनका साइज़ बढ़ने लगेगा, ठीक है? वो फूलने लगेगी, स्वेल होने लगेगी, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा, पल्प भी एक तरह से स्वेल होएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा। ठीक है? क्योंकि क्या है कि आस-पास पल्प के आस-पास क्या है? डेंटिन है, डेंटिन क्या है? हार्ट टिश्यू है। अब वो स्वेल होने देगा नहीं, पल्प को स्वेल तो होने नहीं देगा वो, क्योंकि हार्ट टिश्यू है वो तो पल्प को क्या मिलेगी? जगह नहीं मिलेगी वहाँ पे स्वेल होने की। ठीक है? तो इस वजह से पेशेंट को पेन होगा। तो मेनली ये जो प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट जब करता है, प्रेशर फ्लक्चुएशन से पेन होता है पेशेंट को। पेन ऑन प्रेशर फ्लक्चुएशन। ठीक है? तो ये हो गया हमारा मेनली पैरोडोंटोलॉजिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल। हमने क्या देख लिया? मैकेनिकल देख लिया, मैकेनिकल में फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत ये भी देख लिया, क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर भी देख लिया, और बैरोडोंटोलॉजिया भी देख लिया, और iatrogenic इंजरीज़ भी देख ली, ठीक है? अब इसमें क्या देखेंगे हम? अब हम देखेंगे थर्मल इंजरीज़। ये भी एक तरह से फिज़िकल इंजरी है, ठीक है? तो थर्मल इंजरीज़ में क्या होता है, ये जनरली अनकॉमन होती हैं, ज़्यादा कॉमन होती नहीं है ये, लेकिन अगर होंगी तो बहुत ज़्यादा दर्द करेंगी पेशेंट को, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। पेन एक्सट्रीम, तो एक तरह से एक्सट्रीम पेन और एक्सट्रीम जो डिफेक्ट है वो कॉज़ कर सकती हैं पल्प के अंदर। ठीक है? तो अब ये किस-किस केसेस में हो सकती हैं? पहला केस तो है हीट फ्रॉम टूथ प्रिपरेशन। तो मान लो क्राउन ट्रैप कर रहे हैं जब क्लिनिकल
क्लिनिकल कंडीशन जब क्राउन प्रेप कर रहे हैं, तो वो उससे क्या होता है कि हीट जनरेट होती है। जब बर जो है टूथ को टच करेगा, उसको ट्रिम करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो वो हीट जो है वो जो डेंटिन है उसको कंडक्शन करता है हीट का, और वो पल्प तक जाती है। ठीक है, अब पल्प तक जाएगी तो पल्प एक तरह से हीट अप होगा, तो उसकी वजह से पल्प में डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ड्राई कटिंग किया जाए, मान लो अगर ड्राई कटिंग होती है, ड्राई कटिंग क्या मतलब है, यानी कि जो बर है हमारा उसके ऊपर अच्छे से पानी वाटर स्प्रिंकलर नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक तरह ड्राई कटिंग हो रही है। तो ड्राई कटिंग अगर मान लो कर रहे हैं हम, और मान लो जिस पॉइंट पे कर रहे हैं उससे पल्प अगर 1 mm दूर है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ड्राई कटिंग हो रही है और यहाँ पे पल्प है, तो ये डिस्टेंस अगर मान लो 1 mm है, तो ये देखा गया है कि लगभग पल्प का 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अगर मान लो ये डिस्टेंस 0.5 mm है, तो 30 डिग्री सेल्सियस तक पल्प का टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब डाटा है, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, वाइवा में बोल सकते हो आप, नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़ा-सा आइडिया रखना कि जैसे-जैसे हम पल्प के पास जाते जाते हैं टूथ प्रेप के टाइम, तो पल्प का टेम्परेचर बढ़ने लगता है इन ड्राई कटिंग। ठीक है? अब इसका मान लो इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा कि पेशेंट को पेन होगा। ठीक है? जैसे ही पेशेंट को मान लो पेन हो रहा है ड्यूरिंग प्रेप, तो इसका क्या मतलब है कि पल्प का टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक तरह से सेफ्टी वार्निंग है ये, सेफ्टी वार्निंग फ्रॉम पल्प। तो इसका हमें मतलब ये जनरली होता है हाई स्पीड टंगस्टन कार्बाइड, हाई स्पीड टंगस्टन कार्बाइड या फिर डायमंड पर्स में। और उनको भी अगर हम अ, उनमें भी अगर वाटर स्प्रे नहीं होता, अच्छा वाटर स्प्रे एब्सेंट, तो इन केसेस में हमें ड्राई कटिंग की वजह से पल्प में बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। और अगर हम वाटर स्प्रे यूज़ करेंगे तो पल्प इंजरी को हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या करना चाहिए। एक तो वाटर वाटर स्प्रे जो है वो डायरेक्टली सरफेस पे होना चाहिए फॉर प्रॉपर कूलिंग। और अगर मान लो स्प्रे माल फंक्शन करे तो क्या होगा, तो हीट से डंटीन बर्न हो सकता है। अगर मान लो स्प्रे नहीं चल रहा तो हीट से क्या होगा, डंटीन बर्न हो जाएगा, जिसका पल्प पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, एस्पिरेशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट न्यूक्लियाई भी हो सकता है। एस्पिरेशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट न्यूक्लियाई। ओडोंटोब्लास्ट अगर न्यूक्लियाई अगर बाहर एस्पिरेट हो गए तो एक तरह से ओडोंटोब्लास्ट खत्म हो गए। अब ओडोंटोब्लास्ट खत्म हो गए तो डेंटिन बनेगा नहीं, डेंटिन बनेगा नहीं तो फिर पल्प के एक्सपोजर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, पल्प डैमेज होगा। तो ड्राई टूथ प्रेप से क्या क्या होता है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ड्राई टूथ प्रेप से सबसे पहले होता है एक तो ओडोंटोब्लास्ट जो है हमारे, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनका न्यूक्लियस एस्पिरेट कर जाता है। दूसरा एरिथ्रोसाइट पल्प में आ जाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स एंटर पल्प। तो पल्प हमें ज़्यादा रेडिश सा दिखता है और एक तरह से हाइपरीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है पल्प के अंदर। ठीक है, तो ये होता है ड्यू टू ड्राई कटिंग। ठीक है, अब अगर मान लो ड्राइंग टाइम जितना ज़्यादा होगा, ड्राई कटिंग का टाइम इतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा पल्पर डैमेज हो सकता है। तो इसका बेस्ट केस मतलब बेस्ट सिचुएशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, कि हम टूथ प्रेप करेंगे लगभग 2 लाख आरपीएम पे, विद प्रॉपर वाटर स्प्रे। तो इससे क्या होगा, पल्प मिनिमल डैमेज। लेकिन अगर मान लो हम टूथ प्रेप कर रहे हैं लगभग 6,000 से 20,000 आरपीएम पे, और अगर मान लो कोई हमारे पास कूलेंट या वाटर स्प्रे भी नहीं है, तो उससे क्या होगा, एग्रेसिव डैमेज हो सकता है पल्प में। अब दूसरा कोर्स क्या हो सकता है हीट का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। थर्मल इंजरीज हम पढ़ रहे थे, थर्मल इंजरीज में हमने क्या देखा, अनकॉमन होती है और पेन एक्सट्रीम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हीट फ्रॉम टूथ प्रेप, ये पहला पॉइंट था, यानी कि जब हम टूथ प्रेप कर रहे हैं तो उसकी वजह से हीट हो सकती है। फिर इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा डाटा बताया कि ड्राई कटिंग अगर करेंगे, टंगस्टन कार्बाइड पर या डायमंड पर लेंगे तो उससे ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो उसकी वजह से पल्प डैमेज हो सकता है। और क्या क्या होता है ड्राई टूथ प्रेप से, ओडोंटोब्लास्ट डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनके न्यूक्लियस एस्पिरेट कर जाते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट भी पल्प में एंटर कर जाते हैं, हाइपरीमिया हो जाता है, एक तरह से इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलता है। और फिर हमने देखा कि हमें लगभग 2 लाख आरपीएम पे वाटर स्प्रे के साथ पल्प को मतलब टूथ को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि पल्प में मिनिमल डैमेज हो। ठीक है, ये तो हो गया पहला कॉज थर्मल इंजरी का। दूसरा कॉज क्या हो सकता है, दूसरा कॉज होता है हमारा हीट कंडक्शन बाय फिलिंग।
हीट कंडक्शन बाय फिलिंग का क्या मतलब है? अगर मान लो पेशेंट को मेटालिक फिलिंग हमने दे दी, अमेल्गम फिलिंग वगैरह, मेटालिक फिलिंग, तो ये क्या होगा, ये काफ़ी अच्छा कंडक्शन करवाती है। तो यानी कि पेशेंट जब भी मान लो कुछ हॉट, कोल्ड खाएगा, कुछ भी हॉट या कोल्ड पेशेंट खाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो हीट है, वो पल्प तक जाएगी। हीट या मतलब जो भी टेम्परेचर चेंज है जो है, हीट तो नहीं कह सकते, हीट सिर्फ हॉट केसेज़ में होगी। तो कोल्ड मान लो कुछ खा रहे हैं तो टेम्परेचर पल्प तक जाएगा। तो पल्प में टेम्परेचर चेंज होगा, उसकी वजह से पल्प डैमेज हो सकता है। ठीक है? आइसक्रीम हो या कॉफ़ी हो या आइस क्यूब हो, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंजेस डायरेक्टली पल्प तक पहुँच जाता है। ठीक है? तो इससे क्या होता है, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो इसमें हमें क्या देखना होगा, इसमें हमें ये देखना होता है, आरडीटी का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस। जब हमने टूथ प्रेप कर दिया, कैविटी प्रेप कर दी, तो हमारे पास जो रिमेनिंग डेंटिन है उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है? उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे कि हमें मतलब क्या किस तरह से फिलिंग करनी है, हमें वार्निश लगाना है, लाइनर लगाना है, तो वो सब हम देखेंगे। अगर मान लो रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस बहुत कम है, तो उस केस में हमें बेस लगाना ज़रूरी होता है। अगर मान लो रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस बहुत कम रह गई, ठीक है? और हमने कोई डायरेक्ट उसके ऊपर, मान लो ये कैविटी हमने प्रेप कर दी, कि अमेल्गम थिक यहाँ पे डायरेक्ट पल्प है हमारा, ठीक है? तो ये क्या है, थिकनेस बहुत कम है, और इसके ऊपर डायरेक्ट हमने मान लो फिलिंग कर दी मेटालिक, तो क्या होगा कि बहुत कम डिफरेंस है, बहुत छोटा-सा गैप है, तो क्या होगा, इसमें जैसे ही कुछ चेंजेस होंगे टेम्परेचर में फिलिंग के अंदर, तो वो पल्प तक भी जाएँगे, और पल्प क्या होगा, उससे डैमेज होगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पहले एक बेस की लेयर बनानी पड़ेगी। कोई एक बेस लगा देंगे हम ऊपर, तो क्या होगा कि मान लो इतने-इतने एरिया में ही हमने फिलिंग करी, और उसके नीचे बेस फिल करा हुआ है। तो बेस क्या होगा, बेस एक तरह से टेम्परेचर को कंडक्शन होने नहीं देगा टेम्परेचर का, तो पल्प तक वो टेम्परेचर जाएगा नहीं। ठीक है? तो ये हो गया हमारा हीट कंडक्शन बाय फिलिंग्स। और फिर तीसरा मेथड क्या होता है थर्मल इंजरीज़ का? फ्रिक्शनल हीट ड्यूरिंग पॉलिशिंग। तो फ्रिक्शनल हीट ड्यूरिंग पॉलिशिंग का क्या मतलब है? इसमें क्या होगा, जब हम जो फिलिंग है हमारी उसको पॉलिश करते हैं, तो उसकी वजह से भी हीट जनरेट होती है। ठीक है? तो उसमें भी क्या होता है, उससे भी पल्प जो है हमारा डैमेज हो सकता है। अगर मान लो पॉलिशिंग ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है, या फिर हमारी मान लो सीमेंट भी हमने जो ली है, वो सेट हो रही है विद एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि सेट होने के टाइम वो हीट को जनरेट कर रही है। तो उस केस में भी पल्प डैमेज हो सकता है। ठीक है? और ये इंजरीज़ भी जनरली इरिवर्सिबल पल्पाइटिस करवा सकती हैं। इससे क्या होगा, मेनली पल्प वीकन हो जाएगा और आगे जाके इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो सकता है। ठीक है? तो पल्प का जो रिएक्शन है हॉट और कोल्ड स्टिमुलाई के लिए होता है, और वो सिर्फ़ हमें पेन की फॉर्म में मिलता है। और नॉर्मल जो पल्प जो टेम्परेचर झेल सकता है, यानी कि जितना वो उसकी कैपेसिटी है, वो है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 130 फ़ारेनहाइट के बीच में। ठीक है? ये टेम्परेचर जो है मेनली, वो पल्प जो है ये टेम्परेचर मेनली झेल सकता है। ठीक है? इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो भी दिक्कत है, और इससे कम टेम्परेचर होगा तो भी दिक्कत है। ठीक है? तो ये था हमारा थर्मल इंजरीज़ के बारे में। अब एक लास्ट हम देख लेते हैं इस लेक्चर में, केमिकल इंजरीज़। उसके बाद जो जो भी है हमारी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो केमिकल इंजरीज़ में क्या होगा, केमिकल इंजरीज़ क्या होते हैं, एक बहुत रेयर होते हैं पहले तो, ठीक है? अब किन-किन फैक्टर पे डिपेंड कर सकते हैं? मान लो फिलिंग या रेस्टोरेशन, फिलिंग या रेस्टोरेशन एक ही बात है, मतलब बता रहा हूँ मैं। थोड़ा-थोड़ा फंबल कर जाता हूँ मैं, अभी लेक्चर अभी मतलब नए-नए बनाने लगा हूँ ना, तो थोड़ा-थोड़ा फंबल कर जाता हूँ मैं। तो धीरे-धीरे क्या होगा, मेरे को आदत पड़ जाएगी, तो आप भी एक तरह से मतलब थोड़ी-सी एक बार आदत डाल लो, थोड़ा-सा झेल लो, धीरे-धीरे मैं आदत डाल लूँगा कि फंबल ना करूँ, ठीक है? तो फिनिशिंग और फिलिंग या रेस्टोरेशन जो है मान ली, वो हमारी कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब वो पल्प को डैमेज करेगा, उससे पल्प डैमेज होगा या नहीं होगा, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उस मटेरियल की एसिडिटी क्या है, कि कितना एसिडिक या बेसिक है वो, ठीक है? इस पे डिपेंड कर सकता है कि वो पल्प को डैमेज करेगा या नहीं करेगा। फिर हीट जो रिलीज़ होती है ड्यूरिंग इट्स सेटिंग, यानी कि जब वो सेट हो रहा है, तो उसमें कितनी हीट रिलीज़ हो रही है। उसके अलावा वाटर एब्ज़ॉर्प्शन कितना कर रहा है वो, ठीक है? और अगर मान लो मार्जिनल अडैप्टेशन उसका कैसा है? अगर मान लो पुअर मार्जिनल अडैप्टेशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरियल जो माइक्रो लीकेज है वो हो सकता है, और फिर वो होगा तो पल्प वापस से डैमेज हो सकता है।
अब सिल्वर अमेल्गम या कंपोज़िट है, मान लो सिल्वर अमेल्गम या कंपोज़िट है, तो ये क्या होते हैं, ये शैलो कैविटीज़ में प्लेस किए जाते हैं। तो लेकिन अगर इनको मान लो वाइड या डीप कैविटीज़ में, एक तरह से हम प्लेस कर दें डीप कैविटीज़ में, डीप कैविटीज़ में क्या होगा, आरडीटी कम होगा, ठीक है? तो इसमें क्या हो सकता है, पल्प एक तरह से रिएक्ट कर सकता है। और लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है किसी भी रेस्टोरेशन की, वो डिपेंड करती है ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रिवेंट माइक्रो लीकेज एंड पल्प कंटेमिनेशन। यानी कि इसका क्या मतलब है, बेसिकली मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो ज़्यादा एसिडिक या बेसिक होगा, कोई मान लो रेस्टोरेशन या फिर कोई भी सीमेंट, तो उसमें केस में क्या होगा, वो पल्प को डैमेज कर सकता है। अगर मान लो ज़्यादा हीट रिलीज़ कर रहा है अपनी सेटिंग के टाइम, तो भी वो पल्प को डैमेज कर सकता है। अगर वाटर ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर रहा है मान लो, तो क्या होगा, वो स्वेल होगा तो क्या होगा, पल्प पे प्रेशर पड़ेगा, पल्प पे प्रेशर पड़ेगा तो पल्प डैमेज होगा, ठीक है? और उसके अलावा मार्जिनल एडेप्टेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है? और फिर सिल्वर अमेल्गम और कंपोजिट अगर हमें डीप कैविटी में नहीं डालना है, क्यों? क्योंकि उसमें आरडीटी कम है। आरडीटी कम है तो मान लो कोई वो सिल्वर अमेल्गम मान लो क्या कहते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट एक तरह से रिलीज़ करता है, जो भी सब्स्टिट्यूट रिलीज़ करता है, तो वो एक तरह से रिएक्ट कर सकते हैं पल्प के साथ। तो इसलिए हमें वो यूज़ नहीं करना है इन द डीप कैविटीज़। तो ये था हमारा फिज़िकल इंजरीज़ के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ 1 मिनट में पूरा का पूरा। तो फिजिकल इंजरीज़ में हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा हमने पल्प, ठीक है? आज के लेक्चर में पल्प देखा हमने। सबसे पहले फॉर्मेटिव ऑर्गन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी डेंटिन बनाता है, ठीक है? सेंसिटिव और रिएक्टिव है। अब इसकी रेजिस्टेंस टू इंजरी है, वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है। सेलुलर एक्टिविटी कैसी है, अगर सेलुलर एक्टिविटी ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। न्यूट्रिशन अच्छा है, तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एज ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम होगा। और ओवरऑल मेटाबॉलिज़्म पे भी डिपेंड करता है। अगर अच्छा है, तो मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। फिर डायग्नोसिस ऑफ पल्पल डिसीज़, यही है मेनली हमारा फाउंडेशन ऑफ एंडोडोंटिक्स, ठीक है? और इस सीरीज़ में हमने बात करी थी कि जो क्लिनिकल फैक्टर्स हैं और जो हमें रेडियोग्राफ पे या हिस्टोलॉजिकली हमें दिख रहे हैं, वो एक तरह से आपस में कोरिलेट नहीं करते। तो इसलिए हमें अच्छे से हर चीज़ को मिक्स एंड मैच करके हमें देखना होगा। डायग्नोसिस अपना बनाना होगा, पेशेंट की अच्छे से हिस्ट्री भी लेनी होगी, ठीक है? उसको एनालाइज़ करके हमें फिर डायग्नोसिस बनाना होगा। फिर कॉजेज़ क्या थे, पीसीबी से याद किया हमने, फिज़िकल, केमिकल और बैक्टीरियल। फिज़िकल में हमने मैकेनिकल देख लिया, आज थर्मल देख लिया और इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल नहीं देखा हमने, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल भी देख लेंगे। उसके बाद क्या है, केमिकल है, और फिर एसिड्स है और इरोजन है। और फिर हमने बैक्टीरियल देखा, बैक्टीरियल में टॉक्सिन, ट्रॉमा और एनाकोरेसिस, ठीक है? फिर फिजिकल में क्या हमने देखा, मैकेनिकल देख लिया, मैकेनिकल ट्रॉमा और पैथोलॉजिक वियर। ट्रॉमा में क्या था, फिजिकल इंजरीज, और जो पैथोलॉजिकल वियर में एट्रीजन, अब्रेजन, पैक्सिज्म और एब्फ्रैक्शन, ठीक है? उसके बाद हमने देखा iatrogenic इंजरीज, ये क्यों होगा, कैरीज एक्सकवेशन के टाइम, मतलब एक तो डेंटिस्ट जो कर रहा है, कैरीज एक्सकवेशन हो गया, रैपिड ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट हो गया, मैकेनिकल सेपरेशन हो गया, पिन्स हो गए यूजिंग अमेल्गम रेस्टोरेशन। और फिर उसके बाद क्रैक्टू सिंड्रोम के बारे में थोड़ा-सा देखा। उसके बाद पेरोडोंटोलॉजी और एरोडोंटोलॉजी के बारे में बात की, जब प्लेन वगैरह की बात करी थी हमने, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, थर्मल इंजरीज़ देखी, अनकॉमन होती हैं लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है। कब-कब हो सकता है, या तो टूथ प्रेप के टाइम, तो हमें टूथ प्रेप कैसा करना है, लगभग 2 लाख आरपीएम पे विद वाटर स्प्रे, और पल्प जिससे मिनिमल डैमेज होगा। फिर उसके बाद हीट कंडक्शन बाय फीलिंग, तो इसमें हमने क्या देखा, मेटालिक जो फीलिंग है वो जनरली कंडक्शन करवाती है, तो इसलिए आरडीटी अगर कम है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बीच में एक बेस लगाना होगा। उसके बाद हमने देखा फ्रिक्शनल हीट ड्यूरिंग पॉलिशिंग, पॉलिशिंग के टाइम भी हीट रिलीज़ होती है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है और उससे इरिवर्सिबल प्रोपर्टीज़ हो सकता है। तो जनरली पल्प कितना टेम्परेचर झेल सकता है, 64 फ़ारेनहाइट से 130 फ़ारेनहाइट। और फिर केमिकल इंजरीज़ जो देखी, वो रेयर होते हैं काफ़ी, और एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, हीट भी उसमें काफ़ी रिलीज़ होती है, वाटर एब्ज़ॉर्प्शन होता है और मार्जिन एडाप्टेशन, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो हमारा जो भी रेस्टोरेशन हम कर रहे हैं, वो पल्प को डैमेज करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद हमने सिल्वर एमेल्गम कंपोजिट, हमें जो डीप कैविटीज़ है उसमें नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वो आरडीटी का वहाँ पे कम होगा तो पल्प रिएक्शन हो सकता है। और फिर लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एनी रेस्टोरेशन डिपेंड ऑन एबिलिटी टू प्रिवेंट माइक्रो लीकेज और पल्प कंटामिनेशन। तो ये 2 प्रॉपर्टी हैं जो मेनली रेस्टोरेटेड रेटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि पल्प को डैमेज ना करे, पल्प को कंटामिनेट ना करे, और इसके अलावा माइक्रो लीकेज को भी प्रिवेंट करे, ताकि कोई भी बैक्टीरिया है वो इन्वेड ना कर सके फिर से। अगर मान लो हमने रेस्टोरेशन कर दी, उसके बाद कोई बैक्टीरिया इन्वेड ना कर सके। तो ये बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट मैंने आपको बता दिया एक तरह समरी। आप पूरा लेक्चर अगर देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है? कोई याद करने वाला टॉपिक है भी नहीं, एकदम समझने वाला बेसिक सा टॉपिक है। अच्छे से पढ़ लेना इसको, नोट्स बना लेना साथ-साथ में। और अगर बार-बार कह रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, तो टॉपिक वाइज़ सर्च करके आगे लिख देना बेस्ट डेंटल सॉल्यूशन, तो आपको उस टॉपिक का लेक्चर मिल जाएगा।
ठीक है? तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे बैक्टीरियल इंजरीज़ के बारे में और उसके बाद जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं रिवर्सिबल पल्पाइटिस, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे उसके बाद। ठीक है? तो आज का लेक्चर इतना ही था।